जहां एजीडी में विस्फोट जैसी घटना हुई है। शंकर पाठक के घर की खिड़की का शीशा टूटा है। सेवानिवृत्त सीसीएल कर्मी शंकर पाठक है। किसी के बम या पटाखा फेंकने का शक है। तेज धमाके के बाद परिवार के लोग बाहर निकले। मुफस्सिल थाना में शिकायत दर्ज की गई है। जांच और दोषी पर कार्रवाई की मांग की गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है तो एजीडी में विस्फोट जैसी घटना हुई है। शंकर पाठक के घर की खिड़की का शीशा टूट गया है। तेज धमाके बाद से लोग बाहर निकल आए। मुफस्सिल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि सेवानिवृत्त सीसीएल कर्मी शंकर पाठक है। किसी के बम या पटाखा फेंकने का शक है। तेज धमाके के बाद लोग घर से बाहर निकले। मुफस्सिल थाना में शिकायत दर्ज की गई है। जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। एजाज हमारे साथ फोन लाइन पर है। एजाज, विस्फोट जैसी घटना हुई है, क्या फेंका गया था, क्या समझ आ रहा है? एजाज, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? क्या पूरी घटना सामने आई है? ये पूरे मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अजीडी निवासी सीसीएल के सेवानिवृत्त कर्मी शंकर पाठक के घर की बताई जा रही है कि बताया जा रहा था कि ये पूरे तमाम फैमिली जो है सोए हुए थे। अचानक किसी असामाजिक तत्व के द्वारा कोई विस्फोटक पदार्थ जैसी चीज घर के बाहर फेंका गया, जिसमें खिड़की का जो शीशा है वो शीशा भी टूट गया, जिसके बाद पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। और पीड़ित परिजन ने सेवानिवृत्त जो अधिकारी हैं शंकर पाठक ने थाने में आवेदन देकर इस मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस डिपार्टमेंट भी है वो जांच पड़ताल में जुट गई है और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। रांची से बड़ी खबर है जहां अलीम अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इंटरनेट पर पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ। गृह मंत्री यूपी के सीएम हटिया विधायक के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ। वीडियो पोस्ट कर धमकी दी गई। नगड़ी मंडल अध्यक्ष की शिकायत पर केस हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नगड़ी थाना में केस दर्ज किया गया है तो अलीम अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इंटरनेट पर पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इसने प्रयोग किया था। इसके साथ साथ गृह मंत्री यूपी के सीएम हटिया विधायक के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। वीडियो पोस्ट कर धमकी दी गई थी। नगड़ी मंडल अध्यक्ष की शिकायत पर केस हुआ है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नगड़ी थाना में केस दर्ज किया गया है। तो रांची से खबर जहां अलीम अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है जिसने वीडियो के जरिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसमें प्रधानमंत्री गृह मंत्री यूपी के सीएम हटिया विधायक के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। और इसी वीडियो के आधार पर पोस्ट के आधार पर अलीम अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नगड़ी मंडल अध्यक्ष की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धनबाद से बड़ी खबर जहां चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई। मृत युवक सरायढेला थाना क्षेत्र का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक राम पर कुछ लोगों ने चोरी का आरोप लगाकर कथित तौर पर चाकू, रॉड और तलवार से हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद रणधीर वर्मा चौक पर शव रखकर सड़क जाम किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बाकी आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद जाम हटाया गया। उस जगह पे सभी मोहल्ला में पानी भरता है, उसी जगह मेरा लड़का खड़ा था। वो 4-5 दिन से मतलब कि मेरा लड़का को टिका के रख लेता, चोरी पहले हो लेता। मेरा बच्चा का पैर में जख्म चल रहा था, वो भी सिर्फ और वो भी मतलब किया था बेसी, जिस जो मुझपेसर नाम है सर। कोई गलती नहीं था, इसका पैर में जख्म है, आज 1.5 से भोग रहे हैं। क्या करे प्रशासन? हाँ, यही प्रशासन है। हाँ, उसके पास पैसा तो जेल लेगा। हाँ, इंसाफ चाहिए, मेरे बहुत खराब हो जाएगा। धनबाद से बड़ी खबर है जहां की कतरास थाना क्षेत्र में स्कूली छात्र पर कथित जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद परिवार ने शिक्षक समेत कई लोगों पर साजिश रचकर हमला करने के आरोप लगाए हैं। परिजनों का दावा है कि छात्र को बहाने से बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई और गंभीर हालत में झाड़ियों में फेंक दिया गया। वहीं आरोपी शिक्षक ने सभी
आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की जांच जारी है। तो ट्यूशन टीचर पर हमले का आरोप है। कतरास थाना क्षेत्र में स्कूली छात्र पर कथित जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद परिवार ने शिक्षक समेत कई लोगों पर साजिश रचकर हमले का आरोप लगाया है। परिजन का दावा है कि छात्र को बहाने से बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई और गंभीर हालत में झाड़ियों में फेंका गया। वहीं आरोपी शिक्षक ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की जांच जारी है। प्लास्टिक लाई ना लातेहार से बड़ी खबर है, जहां नगरा पंचायत के कचरा प्रबंधन केंद्र में कचरे की छटाई के दौरान करीब 5 महीने के भ्रूण का अर्धनिर्मित शव मिला है। शव मिलने के बाद मामले की जांच की गई। इसमें पता चला कि ये कचरा शहर के एक मेडिकल स्टोर के पास से आया था। इसके बाद प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान गर्भपात में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध उपकरण और बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं मिलने की बात सामने आई है। पुलिस ने मेडिकल स्टोर को सील कर संचालक को हिरासत में लिया है। वहीं भ्रूण को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यहाँ पे अबॉर्शन ये सब का कार्य किया जा रहा है, तो उसी के एवज में हम लोग टीम बना के यहाँ पर आए थे और जांच पड़ताल किया, जिसमें पाया गया कि इस तरह का किया जा रहा है। बाकी आगे की जांच की जाएगी, उसके आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी। शाम में हम लोग को एक डेड बॉडी मिला बच्चा का, एकदम नवजात बच्चा है। हमको लगता है 7-8 माह का हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग को ये पता चला तो एक सर के आदेशानुसार हम लोग मतलब जो उनका क्लिनिक है, जो दवा दुकान है, वहाँ पर हम लोग गए और अभी जांच की प्रक्रिया चालू है। लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर अवैध रूप से कुछ एबॉर्शन वगैरह का काम होता है और लाइसेंस वगैरह है कि नहीं मेडिकल का, इसके लिए हम लोग को सूचना मिली और उसके अनुसार हम लोग आगे का कार्रवाई किए। रांची के नामकुम प्रखंड के सीठियो स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर से स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। कार्य दिवस के दौरान चिकित्सा पदाधिकारी अस्पताल से नदारद मिले और पूरा केंद्र सिर्फ एएनएम के भरोसे चलता दिखा। अस्पताल में एक्सपायरी दवाइयां भी रखी मिली, जबकि कई दवाइयां अगले 1-2 महीने में एक्सपायर होने वाली हैं। एएनएम इंदु कुमारी का कहना है कि जिले से कम अवधि वाली दवाइयों की सप्लाई होती है और बारिश की वजह से चिकित्सा पदाधिकारी अस्पताल नहीं पहुंच सकी। अब सवाल यह कि अगर बारिश में डॉक्टर ही अस्पताल नहीं पहुंचेंगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा और ऐसी लापरवाही पर जवाबदेही आखिर तय कब होगी। के सरकारी अस्पतालों में मरीज इस उम्मीद के साथ आते हैं कि उनके इलाज का सुचारू रूप से उपचार हो पाएगा, लेकिन आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि अस्पताल के नाम पर सिर्फ बिल्डिंग ही खड़े होते हैं। उसके अंदर ना तो डॉक्टर्स आसानी से उपलब्ध होते हैं, ना तो बेहतर दवाइयाँ। इस वक्त हम आप देखिए कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर सीठियो नामकुम में है और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इक्का दुक्का ही सही, लेकिन मरीजों की संख्या यहाँ रहती है। लेकिन आज जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि जो चिकित्सा पदाधिकारी जिनकी यहाँ ड्यूटी है वो मैडम आज यहाँ नहीं है। हालांकि एएनएम के द्वारा उपचार किया जा रहा है, मरीजों को दवाइयाँ दी जा रही हैं। दीदी, बहुत सारी दिक्कत है, आपके यहाँ पानी भी चूता है? जी, पानी तो चूता है, तो इसीलिए मैडम नहीं आती है क्या? हाँ, वो भी बात है। पानी बरसात का मौसम है तो चुटिया से आती है। चुटिया तो आज नहीं आ पाई? आज नहीं आ पाई। चलिए अब हम आपको यहाँ के स्टोर की स्थिति दिखाते हैं, क्योंकि एक्सपायरी दवाओं के बारे में कहा गया कि जो दवाइयाँ एक्सपायर होने वाली होती हैं उन्हें यहाँ ला दिया जाता है, यानी कि जिले से लेकर यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है। जरा तस्वीरें देखिए कि यहाँ दवाइयाँ सजी हुई हैं और लगभग दवाइयाँ चाहे तो पिछले महीने एक्सपायर हो गई या फिर अगले 1-8 महीने में वो एक्सपायर हो जाएगी। ये देखिए, जून के महीने में 2026 में ये दवाई एक्सपायर हो चुकी है। जैक्सन का ये सिरप है, बच्चों को देने वाला सिरप है, और ये देखिए ये जून के महीने में एक्सपायर हो गया। तो सवाल ये है कि जब सरकारी व्यवस्थाएं चलती हैं, मरीज उम्मीद के साथ यहाँ आते हैं, तो आखिर बेहतर इलाज कैसे करा पाएंगे जब यहाँ जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो तो उपलब्ध है नहीं, और जो दवाइयाँ यहाँ सप्लाई की जा रही है वो भी लगभग एक्सपायरी की तारीख पर हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। अब देखिए, सवाल भी कई है कि ड्यूटी के समय डॉक्टर कहाँ थे। सवाल यह है कि क्या एएनएम के भरोसे अस्पताल चलेगा, और सवाल यह भी है
कि बारिश में मरीजों का इलाज कौन करेगा। और सवाल ये कि एक्सपायरी दवाइयां आखिर अस्पताल में क्यों थी। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब की जाएगी और सरकारी अस्पतालों की जवाबदेही आखिर तय कौन करेगा। ऐसे कई सवाल इस तस्वीर के बाद सामने आए। प्रीति कुजूर की झारखंड वापसी आज है। ओमान में सिमडेगा की बेटी फंसी हुई थी। श्रम विभाग की पहल के बाद वापसी हो रही है। फर्जी एजेंट के धोखे में प्रीति फंसी थी। ज्यादा पैसे कमाने का लालच दिया गया था। मामला सामने आने पर सीएम ने संज्ञान लिया। सीएम के संज्ञान के बाद वापसी की पहल कराई गई है। तो प्रीति कुजूर की झारखंड वापसी आज है। ओमान में सिमडेगा की बेटी फंसी हुई थी। श्रम विभाग की पहल के बाद वापसी हो रही है। जो प्रीति कुमारी है सिमडेगा की रहने वाली है और कुजूर प्रीति कुजूर, और इनका केस मेरे पास 19 जून को आया था और तब से ये सोशल मीडिया में भी इनका केस वायरल हो रहा था। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को इसको संज्ञान में लेने के लिए कहा गया और हम लोग कंटिन्यूसली इस पे काम करना शुरू किए। 23 जून को हमने प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आती है, मतलब जब हम लोग ओमान पहुंचे तब भी हम लोग का पासपोर्ट सब, हम लोग का मोबाइल सब छीन लिया गया। फिर एक रूम में हम लोग को बंद कर दिया गया था 15 डेज तक, ऐसा हुआ। उसके बाद काम मिला, फिर हम लोग को काम पे छोड़ दिया। फिर काम जहाँ करेंगे वहाँ पे भी बहुत बदतमीजी कर रहे थे। फिर मैं एम्बेसी वाले लोग को भी बहुत कांटेक्ट की। फिर उन लोग ने भी बोला कि क्या हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो लोग अपनी मर्जी से आती है, फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग को बोलते हैं, ऐसा बोल के फिर मैं घर तरफ मतलब बोली कि वो लोग फिर कंप्लेंट किए। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार को लेकर ईडी की कार्रवाई अब सियासी रंग लेती दिख रही है। ईडी की छापेमारी के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो ने बीजेपी सांसद की भी जांच की मांग उठाई थी। इस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने पलटवार करते हुए जयराम महतो की जांच कराने की मांग की। दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। जयराम महतो ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने ईमानदारी से अपनी पहचान बनाई है और उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार है। हमारे बाएं तरफ बैठे हुए हैं योगेंद्र भैया। तो जयराम महतो और बीजेपी आमने सामने धनबाद की तस्वीर है, जहां कोयला कारोबार को लेकर के ईडी कार्रवाई अब सियासी रंग लेती हुई दिखाई दे रही है। ईडी की छापेमारी के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो ने बीजेपी सांसद की अपने गांव से निकलकर मार्केट जाता है तो 4 बार परफ्यूम लगाता है, क्रीम लगाता है। जयराम महतो IAS IPS के साथ एक ट्राउजर टी शर्ट में जाके बैठ जाता है, जो कि वो शमशान से साधना करके यहाँ पर आया है। तो इसलिए वो आरोप लगाए। आरोप लगाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा हो भी जाए, जैसे आप सुनते हैं इसी के पास 4000 करोड़, इसके पास 10,000 करोड़, तो जिस दिन हमारे पास आ गया ना, उसका अगला कुछ दिन में आपको मालूम चलेगा कि वो दान हो गया। भाई जो कह करके निकले कि भाई हम सुचिता लेकर के आएंगे, ये लेकर के, उनके ऊपर भी तो 1000 तरह के एलिगेशन लगते हैं। कहीं बगल में आप जो है क्या कहते हैं, टोल टैक्स पे जाकर के एक बार ट्रक रुकवाते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन से चीज खत्म हो जाता है। ये मेरा प्रश्न नहीं है, जनता का प्रश्न है। तो प्रश्न तो उनके ऊपर भी आना चाहिए और कानून की नजर में सब बराबर होना चाहिए, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। रांची से बड़ी खबर, जहां के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में देर रात जेपीएससी धरने के दौरान अफरा तफरी देखने को मिली, जब हाई मास्ट लाइट के टावर में देर रात एक युवक चढ़ गया। युवक के चढ़ने की सूचना के बाद पूरी रात पुलिस मौके पर मौजूद रही। करीब 8 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद युवक नीचे उतरा और पुलिस ने उसे हिरासत में थाना ले गई और मेडिकल कराया गया। जानकारी के मुताबिक पत्नी के मायके जाने के बाद हीरालाल नाराज था और सीएम हेमंत सोरेन से मिलना चाहता था। युवक लगातार सोशल मीडिया पर आत्महत्या की धमकी दे रहा था। युवक ने टावर में चढ़ने के बाद रोजगार का मुद्दा उठाया और गांव में स्कूल खोलने की भी बात कही। देखिए पत्नी के बाद साथ ले जा रही है। लगभग 8 घंटे के बाद हीरालाल जी टावर से पत्नी से मिले, उसके बच्चे से मिले और लाइव तस्वीर देखिए पत्नी के बाद जो करना है, जो लगवाना है, फांसी लगवाना है, सीधे जो भी करना है हम सब मंजूर है टोटल। इसके लिए हमको मंजूर है, गोली भी खाना पड़े खाएंगे हम सब कुछ। क्या भीख क्या मांगना चाह रहे थे? 1 रुपया मांगना चाह रहे थे किससे? मुख्यमंत्री जी से।
किससे? एक प्रशासन ले लिए तो मुख्यमंत्री से। हम कहीं आम जनता मानते हैं 10-20-50 ऐसे देता है, तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कितना दे, पूरा दुनिया में दिखाना चाहते हैं क्या कि एक सामाजिक कार्य करना चाहते हैं। भीख मांगते हैं, हाँ, स्कूल खोलना चाहते हैं, हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, कुछ ऐसा है। क्या कि नौकरी नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे रोजगार। जेपीएससी में घोटाले को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी दौरान धरना स्थल पर अब खाना पहुंचने लगा है। ऑनलाइन माध्यम से खाना पहुंच रहा है। पूरे दिन का स्टॉक धरना स्थल पर पहुंचने लगा है। स्टूडेंट ने इस दौरान कहा, आंदोलन लंबा चलेगा। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरे दिन का स्टॉक ये पहुंचा है। ऑनलाइन खाने का ऑर्डर हो रहा है और कहा जा रहा है कि जेपीएससी घोटाले पर छात्रों का आंदोलन लंबा चलने वाला है और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर कराई जा रही है। जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। इस बीच कांग्रेस ने भी सरकार से पहल करने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव विनय सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आंदोलनरत छात्रों से जल्द संवाद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना इस विवाद का समाधान संभव नहीं है। साथ ही जेपीएससी मामले में गड़बड़ी के आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। विनय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के झारखंड लौटते ही छात्रों से वार्ता कर छात्र हित में फैसला लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को एक संवाद जरूर होना चाहिए, छात्रों को बुला करके भी, शायद वो बाहर गए हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से छात्रों के प्रति संवेदनशील हैं, नए नए उनको रोजगार की मुहैया साधन करा रहे हैं, तो एक बार आंदोलित छात्रों को बुला करके अपने या अपने टीम के मार्फत उनके साथ एक बैठक करना चाहिए। छात्रों के चल रहे आंदोलन को लेकर जेएमएम ने कहा कि छात्रों के साथ संवेदनहीनता हम नहीं चाहते हैं। कल मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे, जिसके बाद छात्रों के साथ वार्ता हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के साथ जो भी छल का प्रयास हुआ, उस पूरे घटना का उद्भेदन सरकार करना चाहती है। छात्रों के साथ हुए साजिश का दूध और पानी का पानी सरकार करना चाहती है। कुछ भी छात्रों के साथ षड्यंत्र हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उनके अवसर को छीनने का प्रयास हुआ, उस पूरे वारदात या उस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन, दूध का दूध पानी का पानी, क्रिस्टल क्लियर किन लोगों ने मिलकर यह साजिश रची थी और साजिश की इंटेंसिटी क्या थी। उसके बाद निश्चित रूप से संवादहीनता हम लोग भी नहीं चाहते। बात होगी, माननीय मुख्यमंत्री कल लौटते हैं, उसके बाद निश्चित रूप से इस पर कुछ विचार होगा। लेकिन हमारा प्रयास है छात्रों को न्याय देना। छात्रों के साथ किसी स्तर पर भी अगर भ्रष्टाचार की कोशिश की गई होगी तो हम दिल्ली की सल्तनत नहीं है। झारखंड जहां कभी नक्सलियों की बंदूकें सुरक्षा बलों को चुनौती देती थी, आज वही बंदूकें पुलिस के कब्जे में है। पुलिस का दावा है कि नक्सलियों से सिर्फ लूटे गए हथियार ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा हथियार बरामद किए जा चुके हैं। जांच में यह भी सामने आया कि दूसरे राज्यों में पुलिस और सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों का इस्तेमाल भी झारखंड में किया जा रहा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या हथियारों की वापसी ने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नक्सलियों की बंदूकें अब पुलिस के कब्जे में, नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू, लूटे गए हथियार सूद समेत बरामद। क्या हथियारों की कमी ने तोड़ी नक्सलियों की कमर? एक समय था जब झारखंड के जंगलों में नक्सलियों की बंदूकें दहशत की पहचान थी। पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले, हथियारों की लूट और उन्हीं हथियारों के दम पर खड़ा होता नक्सली नेटवर्क। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। झारखंड पुलिस का दावा है कि पिछले 1.5 दशक में नक्सलियों से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें पुलिस और सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियार भी शामिल हैं। आईजी अभियान के मुताबिक 1000 से ज्यादा पुलिस के हथियार नक्सलियों से बरामद किए जा चुके हैं। इन सभी हथियारों का रिकॉर्ड भारत सरकार के लास्ट लूट एंड रिकवर फायर आर्म्स पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिसकी निगरानी एनआईए के स्तर पर की जाती है। 1000 पुलिस लूटेड वेपन्स हैं जिनका डेटाबेस हमारे स्पेशल ब्रांच के अंदर मेंटेन। हथियार ही उनकी पावर है और तो कुछ इस तरह की कोई पावर नहीं, उनकी स्ट्रेंथ ही हथियार है। हथियार ही नहीं रहेगा तो कोई उनकी सुनेगा नहीं, ना कोई डर नहीं रहेगा।
एक नजर डालते हैं 2021 से 30 जुलाई 2026 तक की कार्रवाई पर। 972 हथियार बरामद, 299 पुलिस के हथियार, 673 रेगुलर और देसी हथियार, 61,847 कारतूस बरामद, 2,163 आईईडी निष्क्रिय, 1,903 किलोग्राम विस्फोटक जब्त, 2.01 करोड़ रुपए की लेवी बरामद। 2014 से दिसंबर 2020 तक 277 पुलिस के हथियार बरामद, 1,855 अन्य हथियार जब्त, 68,846 गोलियां, 3,661 आईईडी, 21,867.56 किलोग्राम विस्फोटक, 74,807 डेटोनेटर, 6.40 करोड़ रुपए की लेवी बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक झारखंड में जितने हथियार पुलिस और सुरक्षा बलों से लूटे गए थे, उससे कई ज्यादा लूटे गए पुलिस हथियार अब नक्सलियों से वापस मिल चुके हैं। इससे ये भी संकेत मिलता है कि दूसरे राज्यों में लूटे गए हथियारों का इस्तेमाल भी झारखंड में नक्सली कर रहे थे। जो हथियार सुरक्षा बलों का लूटा गया, जो हथियार रिकवर हुआ, तो आर्सेनल नंबर होता है, हथियार का नंबर होता है। तो हम लोगों ने मैच किया है कि कौन सा हथियार जो हमारा गया, वो हथियार हम लोग को वापस रिकवर हुआ कि नहीं। तो उसका जो सोर्स जहाँ से गया, तो दूसरे स्टेट का भी जो डेटाबेस लेकर के उसको भी हम लोग मैच करके एग्जैक्टली कि जितना हथियार गया, टोटल जो झारखंड में हथियार गया है, उससे हम लोगों ने ज़्यादा हथियार रिकवर किया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि नक्सलियों की ताकत सिर्फ जंगल नहीं बल्कि उनके हथियार थे। जैसे जैसे हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक और आर्थिक संसाधन सुरक्षा बलों के कब्जे में आते गए, वैसे वैसे नक्सली नेटवर्क कमजोर होता गया। अब झारखंड में नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में बताया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां इसे निर्णायक बढ़त मान रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या नक्सलियों से हथियारों की लगातार बरामदगी ने झारखंड में नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ दी है, या अभी भी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।